नमस्कार। हम हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्यशास्त्र जैसे विषयों पर अनवरत चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में हम अब जो विषय ले रहे हैं, जो उपविषय ले रहे हैं, वो इतिहास लेखन की परंपरा से प्रारंभ कर रहे हैं। चूँकि मुख्य विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हम इतिहास लेखन की परंपरा जो हिंदी साहित्य में हुई है, उसको जानने से पहले इतिहास क्या है और इतिहास में किन तत्वों की प्रधानता रहती है, इतिहास ग्रंथ किस तरह लिखे जाते हैं, उनके पीछे क्या दृष्टि रही है, उनके पीछे क्या भारतीय दृष्टि है, क्या पाश्चात्य दृष्टि है, हम उन सभी पक्षों पर चर्चा करेंगे। चूँकि भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या रहा है इतिहास दर्शन के पीछे, इससे जुड़े अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे जुड़ा सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत करने की यह चेष्टा रहेगी ताकि जो सामग्री है वो परीक्षापयोगी बन सके। तो देखिए, जैसे जब हम इतिहास शब्द को लेते हैं तो इतिहास का अर्थ ही होता है, यदि शाब्दिक अर्थों में देखें तो जो ऐसा ही था, या हम सामान्य अर्थों में लेते हैं जो बीत चुका है, या कि ऐसा ही हुआ। यहाँ हम घटना सापेक्ष चीज़ें देखते हैं। तो इन सभी अर्थों में हम जब इतिहास को देखते हैं तो एक बात निश्चित होती है कि इतिहास का संबंध जो गुजर गया से है, अतीत से है, वर्तमान से नहीं है। एक बात ये ध्वनित प्रारंभिक प्रथम दृष्टियाँ ये निकलती है, और दूसरी ये कि इतिहास के भीतर वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है और उन्हें चिन्हित करने के लिए वहाँ लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है। और ये सारी चीज़ें अतीत के परिवेश, अतीत की घटनाओं और अतीत की परिस्थितियों से संबंधित होती हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, या सामाजिक हो, या साहित्यिक परिदृश्य हो। तो वहाँ पर उनका संबंध केवल घटनाओं से ही नहीं होता, वरन उन घटनाओं से भी होता है जो प्रसिद्ध ना होते हुए भी यथार्थ में घटित हुई है। तो इतिहास शब्द को जब हम देखते हैं तो अतीत का प्रत्येक परिदृश्य, प्रत्येक घटना, प्रत्येक प्रवृत्ति, उसकी व्याख्या से संबंधित जो बात है वो इतिहास में आती है। तो इतिहास का अध्ययन आज की बात नहीं है, प्राचीन काल से होता रहा है, पूर्व से होता रहा है। तो इतिहास एक और हमें अतीत का इतिवृत्त प्रदान करता है, अतीत में जो हो चुका है, अतीत का घटना प्रधान जो दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत करता है। और वहीं पर दूसरी ओर इतिवृत्त का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, आत्मपरक दृष्टिकोण के रूप में करते हैं, वैयक्तिक अनुभूति के रूप में करते हैं, या ललित शैली में प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ उसमें कलात्मक पुट भी समावेशित हो जाता है। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास से जो साहित्यकार है, जो उपदेशक है, या जो समष्टि है, जो समाज है, जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं, वो प्रेरणा ग्रहण करते हैं। और इसी कारण इतिहास के अध्ययन की, इतिहास को देखने की भी अनेक दृष्टि और पद्धतियाँ भी विकसित हुई। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को यदि गवेषणात्मक दृष्टि से देखें तो कला की अपेक्षा वहाँ विज्ञान के अधिक निकट माना गया है, क्योंकि जब एक इतिहास लेखन कोई व्यक्ति करेगा तो वहाँ तटस्थता ज़रूरी है, वहाँ वस्तुनिष्ठता, वस्तुपरकता ज़रूरी है, और वहाँ तथ्यों की यथार्थता ज़रूरी है, और जो निष्कर्ष निकलते हैं उनकी प्रामाणिकता ज़रूरी है। तो जब हम इन तत्वों को देखते हैं तो इतिहास की जो विधा है वो कला के बजाय यदि हम देखें तो विज्ञान के अधिक
अधिक विज्ञान से अधिक सामीप्य रखती है, विज्ञान के अधिक निकट बैठती है। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि यहाँ पर एक वैज्ञानिकता का आविर्भाव हम इतिहास में देखते हैं। तो इतिहास को हम यदि इस दृष्टि से देखें तो भाषा विज्ञान और समाज विज्ञान की श्रेणी में हम इतिहास विज्ञान जैसी संज्ञा को भी रख सकते हैं। तो ये इतिहास लेखन से संबंधित कुछ बातों की पर हमने ध्यान दिया। अब इतिहास दर्शन की जब हम बात करते हैं और साथ ही साहित्य का इतिहास की बात करते हैं तो उसकी पुनर्लेखन की क्या समस्याएं आती हैं हम उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने देखा इतिहास ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ के संदर्भ में बात की जाती है। इतिहास दर्शन के संबंध में जब हम देखते हैं तो इतिहास दर्शन इतिहास के संबंध में जो भी दृष्टिकोण है, जो धारणाएं हैं, जो विचार है, उसका अध्ययन इतिहास दर्शन में किया जाता है। ये तो एक बात हुई। और यदि हम देखें तो इतिहास के प्रति जो सबसे पहले बात वोल्टेयर लेके आते हैं और वो इतिहास का संबंध आलोचनात्मक और वैज्ञानिक इतिहास से करते हैं। जहाँ जो हमने बात की वहाँ तथ्यात्मकता होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए, तथ्यों की यथार्थता और निष्कर्षों की प्रामाणिकता होनी चाहिए। ये वोल्टेयर पहली दफा ये बात कहते हैं। अब यदि हम इतिहास के प्रति दृष्टिकोण देखें तो इतिहास दर्शन में भी जो दृष्टिकोण, विचार और अध्ययन पद्धतियों का जो समूह है वो उसके प्रति कौन से दृष्टिकोण रहे हैं, क्या भारतीय दृष्टिकोण रहा है, क्या पाश्चात्य दृष्टिकोण रहा है। तो पूर्व और पश्चिम की इन दृष्टियों को समझना भी ज़रूरी है। तो जब हम भारतीय दृष्टिकोण देखते हैं तो चूंकि भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी रहा है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय दृष्टिकोण क्या है कि बजाय कैसा होना चाहिए उन आदर्शों की बात करता है, मूल्यों की बात करता है। इसलिए यहाँ पर जो भौतिक जगत की जो स्थूल घटनाएं हैं उनमें भी सूक्ष्मता को खोजने का, उनमें भी अध्यात्म को खोजने का, उनमें भी आध्यात्मिक तत्वों को खोजने की चेष्टा सदैव इतिहासकार की बन जाती है, या इतिहास में उन बिंदुओं को समावेशित करने की चेष्टा भारतीय दृष्टिकोण रखता है। वहाँ पर सनातन मूल्यों, चिरंतन मूल्यों को महत्व दिया जाता है। वहाँ साम्यकता को महत्व नहीं है, चिरंतनता को, चिरंतन या सनातन मूल्यों को महत्व दिया गया है। दूसरी बात यहाँ पर यदि देखें तो वहाँ पर जब घटनाओं और क्रियाकलापों की व्यवस्था की बात आती है तो वहाँ पर समष्टि हित का भाव, समाज के हित का भाव, इसको प्राथमिकता दी जाती है। और संभवतः इसीलिए यदि हम देखें तो जब महाभारत काल की बात करते हैं, वेदव्यास की बात करते हैं, तो वे इतिहास को ऐसा पूर्वव्रत मानते हैं जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश प्रदान किया जा सके। तो ये वहाँ पर समष्टि हित का भाव ही है। इसी तरह पौराणिकों की बात करें तो वो ऋषियों और महापुरुषों के जो चरित्र प्रस्तुत करते हैं तो वो वहाँ पर घटना की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वहाँ मूल्यों की बात है, वहाँ चिरंतन मूल्यों को महत्व दिया गया है, वहाँ आदर्श की बात की जा रही है और वहाँ आध्यात्मिक सरोकार हैं। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर भारतीय दृष्टिकोण इतिहास को देखता है। तो वहाँ पर आध्यात्मिक, नैतिक और चारित्रिक तत्वों की अपेक्षा वहाँ पर आदर्श को प्रधानता दी जाती है। हालांकि समय के साथ साथ यदि हम देखें तो यथार्थपरक वस्तु और तथ्यों को भी महत्व प्रदान किया गया, लेकिन पारंपरिकता की ओर उनका झुकाव सदैव रहा है जब हम भारतीय दृष्टिकोण को देखते हैं। तो एक और बात यदि हम कह सकते हैं कि भारत का जो इतिहासकार रहा है वो केवल सत्य शोधन को ही का ही ध्येय लेकर नहीं चला है, वरन वो शिवम और सुंदरम
के समन्वय को भी देखता है। तो जो सत्यम शिवम सुंदरम की बात की जाती है वो भी भारतीय दृष्टिकोण में दिखाई देती है जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो यदि हम संक्षेप में देखें तो भारतीय दृष्टिकोण संस्कृति की बात करता है, मूल्यों की बात करता है, समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय देता है, वो इदम की बात करता है, वो समष्टि हित की बात करता है। तो ये एक तरह से भारतीय दृष्टिकोण है। जब हम इतिहास दर्शन की बात करते हैं तो ये जो रहा है पूर्व में, हालांकि अब यथार्थवादी हो रहा है, वहाँ पर सामयिकता को महत्व दिया जाने लगा है, लेकिन जो पुरातन दृष्टिकोण रहा है भारतीय दृष्टिकोण वो आध्यात्मिक, समष्टिहित और समष्टिगत और आदर्श मूलक रहा है। ये मुख्य बातें हैं। जब हम पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करते हैं कि इतिहास के प्रति जो पाश्चात्य इतिहासकार हुए हैं उनकी क्या दृष्टि रही है, पश्चिम की क्या दृष्टि रही है, तो जब जैसा कि हमने देखा भारतीय दृष्टिकोण जो आदर्श मूलक है, इसके विपरीत पाश्चात्य दृष्टिकोण पूर्णतः यथार्थवादी है। जैसा है उस पर बात की जा रही है, की जाती है, यहाँ पर जैसा होना चाहिए उस पर बात नहीं की जा रही है। तो पाश्चात्य इतिहासकार यथार्थवादी दृष्टिकोण से अनुप्राणित रहे हैं। और यदि हम इसमें देखें तो जो हेरोडोटस है, जो कि यूनानी विद्वान है, इतिहास के प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं, जिनका समय 456 से 543 ईसा पूर्व माना गया है, वो इतिहास में खोज, गवेषणा, अनुसंधान इस अर्थ में वो लेते हैं। और ये गवेषणा या अनुसंधान वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्यात्मक और सत्य शोधन से संदर्भित मानी गई है। तो यहाँ पर वो कहते हैं, जब हम हेरोडोटस की बात करते हैं तो इतिहास को वो एक वैज्ञानिक विधा मानते हैं, कलात्मक दृष्टिकोण नहीं, वैज्ञानिक विधा कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि इतिहास की जो पद्धति है वो आलोचनात्मक होती है, गवेषणात्मक होती है, आलोचनात्मक होती है, अनुशीलन परख जो दृष्टि है वो इतिहास की होती है। और दूसरी बात हेरोडोटस कहते हैं, चूंकि ये मानव सभ्यता का इतिहास की बात करता है तो इसकी जो विधा है वो मानवीय विधा है और वो मानविकी के अंतर्गत आता है। बहुत तर्कों की बात करते हैं क्योंकि गवेषणा की बात, तथ्यों की बात कर रहे हैं, अनुसंधान की बात करते हैं तो तथ्य भी होंगे, तर्क भी होंगे, निष्कर्ष भी होंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये तथ्य और निष्कर्ष पर आधारित होते हैं और अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालने की चेष्टा इतिहास की रहती है। इसलिए ये एक शैक्षिक प्रदेय भी है, ये एक शिक्षाप्रद विधा भी है। ये बात भी हेरोडोटस कहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा इतिहास की निकल के आती है कि इतिहास का लक्ष्य प्राकृतिक और भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। वो सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जो सारी बातें होंगी वो वैज्ञानिक विधा के हिसाब से उसकी पद्धति आलोचनात्मक होगी, वो मानविकी के भीतर आएगा, तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होंगे और कहीं ना कहीं वो अतीत के आलोक में अतीत को व्याख्यायित करके वो भविष्य दृष्टा एक तरह से बनेगा। तो यहाँ पर ये बातें हेरोडोटस की मुख्य है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो जो इटालियन विद्वान हैं, जो विको है, जो इतालवी विद्वान है, जिनका समय 1668 से 1744 है, वो अतिरंजना से बचाव की, अतिशयोक्ति से बचाव की बात करते हैं और वो कहते हैं कि इतिहास का संबंध केवल अतीत से नहीं वर्तमान से भी है। तो इतिहास का संबंध अतीत के साथ साथ वो वर्तमान से भी स्थापित करते हुए वो कहते हैं कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं, जो मूलभूत इंस्टिंक्ट्स है उसकी, वो सदैव समान रहती है और विभिन्न युगों के इतिहास में
कई ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो समान रूप से दृष्टिगोचर होती हैं, जो प्राचीन समय में रही है वो वर्तमान में भी है। तो कुछ प्रवृत्तियां जो मानवीय स्वभाव, मानवीय अभिरुचियों से संबंधित होती है, वो कभी परिवर्तित नहीं होती है। तो समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। तो वहां पर वो कहते हैं कि इतिहासकारों को अतिरंजना से, अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। जो जैसा है वैसे ही वैसे ही भाव से चित्रण को प्राथमिकता वहां देनी चाहिए। इतालवी दार्शनिक विको के बाद जब हम जर्मन दार्शनिक कांत की बात करते हैं तो वो जो बात लेकर आते हैं, वहां पर बिंब प्रतिबिंब की बात हम देख सकते हैं। और वो कहते हैं कि जो सृष्टि में, संसार में जो भी बाह्य विकास जो परिलक्षित हो रहा है वो आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब है। तो बिंब प्रतिबिंब, जो आंतरिक विकास हो रहा है वही बाहर परिलक्षित हो रहा है। ये बात बिंब प्रतिबिंबवाद के रूप में वो कहते हैं। तो अगर ये कि आंतरिक विकास जो होगा, जितना होगा वो ही भी बाहर भी होगा। तो हृदय के स्थल पर जितना विकास होता है, जितने सूक्ष्म भावों से जो अनुप्रेरित होता है व्यक्ति, उसके पश्चात जो वो विकास जो है सृष्टि में भी परिलक्षित होने लगता है। कांत के ही विचारों को जो हीगेल है वो आगे बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि इतिहास केवल अतीत नहीं है और केवल घटनाओं का अन्वेषण और संकलन नहीं है, एक तरह से उसे कंपाइल करना नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक कार्य कारण श्रृंखला वहां पर विद्यमान है। ये बात कहते हैं। अब वो कार्य कारण श्रृंखला कैसी है कि जो सृष्टि में जो दिखाई दे रहा है उसके प्रत्येक के पीछे एक कारण है और उसी से एक कार्य संपादित होता जा रहा है और उसी से मानव चेतना का अनवरत विकास हो रहा है। और इसके पश्चात वो कहते हैं कि ये जो विकास है वो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो मार्क्स लेकर आते हैं, तो वहीं पर वो बात भी कहते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है, संघर्ष पर आधारित है और इसी संघर्ष में, इसी द्वंद्वात्मक पद्धति से वहां पर वाद भी उत्पन्न होता है, वहां पर प्रतिवाद भी उत्पन्न होता है और वहां पर संवाद भी, जिसे सिंथेसिस कहते हैं। तो वाद वहां पर थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ये द्वंद्व की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से होता है। तो इतिहास की व्याख्या भी जब की जाए तो हीगल कहते हैं इसी द्वंद्वात्मक पद्धति पर, यहाँ वो भौतिकवाद की सिद्धांत उस तरह से भौतिकवाद को तो नहीं कहेंगे, लेकिन द्वंद्वात्मक पद्धति जिसमें वाद भी है, प्रतिवाद भी है और संवाद भी आधारित है। तो यहाँ पर हीगल ये बात कहते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति पर ही इतिहास की व्याख्या भी होनी चाहिए कि प्रत्येक घटना का जो भी एक वाद वहां पर उपस्थित है, उस वाद का एक प्रतिवाद, उसकी एक नेगेटिव इमेज, उसका प्रतिलोम वहां पर उपस्थित है और फिर उसमें दोनों में क्या सम है, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो एक सिंथेसिस भी वहां पर होता है उस विकास प्रक्रिया में और उसी को प्रस्तुत करना इतिहास का एक ध्येय होता है। ये बात यहाँ पर कहते हैं। और जब हम देखते हैं तो इसके पश्चात डार्विन की बात आती है और जब डार्विन देखते हैं तो वहाँ डार्विन विभिन्न विकासवादी सिद्धांतों की बात करते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक की बात करते हैं और इस प्रकार जो पाश्चात्य इतिहास दर्शन है वो एक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को लेकर सामने आता है। लेकिन जब हम पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करते हैं, चूंकि यहाँ पर मूल्यों की बात नहीं है, चूंकि यहाँ पर समष्टि हित की बात नहीं है, तो कुछ बातों में ये एकांगी नजर आता है और कई जगह अराजक भी नजर आता है। लेकिन जो यदि हम देखें तो वैज्ञानिकता और संवाद की ओर अग्रसर करने का जो भाव है वो पाश्चात्य दृष्टिकोण में मिलता है, तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। जब हम साहित्य के इतिहास दर्शन की बात करते हैं, जो कि हमारा मुख्य ध्येय भी है कि साहित्य के इतिहास
किस तरह लिखा जाने लगा, कौन से वे साहित्यिक ग्रंथ है जो प्रारंभ में लिखे गए, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के पीछे क्या दृष्टि रही है, उन सभी बातों की हम बात करेंगे। इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता भी क्यों है, इतिहास अब तक जो लिखा गया है वर्तमान परिदृश्य में क्या वो ऐतिहासिक दृष्टि समीचीन है, उन सभी पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। तो इतिहास कोई ऐसी वस्तु नहीं है, यदि हम कहें तो इतिहास शब्द से राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का बोध होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो सृष्टि के कण कण की प्रत्येक वस्तु यदि हम देख लें, प्रत्येक कण कण को देख लें तो हर एक चीज का एक इतिहास रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो इतिहास से संबंधित नहीं है। तो साहित्य भी इतिहास से संबंधित है, इसीलिए साहित्य इतिहास हम शब्द की बात करते हैं। तो साहित्य के इतिहास में भी हम प्राकृतिक घटनाओं की बात करते हैं, प्राकृतिक संघर्षों की बात करते हैं, मानवीय संघर्षों की, मानवीय क्रियाकलापों की भी बात करते हैं, लेकिन उतना नहीं करके हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करने की चेष्टा करते हैं। और साहित्यिक रचनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उन रचनाओं के माध्यम से उस समय की, तत्कालीन समय की सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक आदि परिदृश्य को, आदि परिवेश को, आदि परिस्थितियों को समझने की हम चेष्टा करते हैं। तो साहित्यिक रचनाएं जो हैं वो साहित्यकारों की जो सृजनात्मक क्रियाएं हैं, उनकी जो प्रवृत्तियां रही है उसकी सूचक होती है, इसलिए वो इतिहास को समझने में तत्कालीन परिस्थितियों, परंपराओं और मानवीय अभिरुचियों को समझने में कारगर होती है। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि वहाँ जीवन चरित्र का अध्ययन किया जाएगा, राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा और साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन किया जाएगा, और उनसे ये निष्कर्ष निकाले जाएंगे कि तत्कालीन व्यवस्था कैसी रही होगी। तो साहित्य का इतिहास, दर्शन की जब हम बात करते हैं तो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यद्यपि वो पिछड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ अनवरत काम हो रहा है, अनवरत शोध वहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम अंग्रेजी साहित्य की शरण में हमें जाना पड़ेगा, और वहाँ की बात करें तो वहाँ पर किसी भी स्पीसीज, किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास की बात की जाती है, और उस जाति के साहित्य के इतिहास से उस जाति के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को प्रतिबिंबित किया जाता है। उसके साहित्य के अध्ययन से, उस साहित्य की प्रवृत्तियों से, समाज की प्रवृत्तियों को चिन्हित करने की चेष्टा की जाती है। तो यहाँ पर जब हम अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में देखें तो जो फ्रेंच विद्वान टैन हुए हैं, जब उनकी बात करते हैं तो वो कहते हैं जाति, वातावरण और क्षण विशेष, ये तीन प्रकार के तत्व जो हैं वो साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में निहित रहते हैं। वहाँ जाति की बात की जाती है, अर्थात एक समूह विशेष, जाति से तात्पर्य समूह विशेष, उस समय का परिवेश कैसा है, और क्षण विशेष की क्या स्थितियां रही है, कैसी जातीय परंपरा रही है, कैसा सामाजिक वातावरण रहा है, उसको चिन्हित करने की चेष्टा उस साहित्य से की जाती है। तो ये तेन की बात रही है। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो जो एक मूल सिद्धांत या एक महत्वपूर्ण चेतना जो निकल कर आती है, एक सिद्धांत जो निकल कर आता है वो है युग चेतना का सिद्धांत, जिसे स्पिरिट ऑफ एज कहा जाता है। और इसमें सीधा कहा है कि साहित्य का जो इतिहास है, यदि उसे पढ़ना है तो तदयुगीन जो चेतना रही है, मानवीय चेतना के विकास के साथ ही उसका अध्ययन संभव है। तो साहित्यिक प्रवृत्तियों की व्याख्या युगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए, और A.H. काफे जो है वो इसी आधार पर साहित्य इतिहास लिखकर इसका समर्थन एक तरह से करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि धीरे धीरे वर्ग संघर्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है, उसको महत्व मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो वहाँ पर मार्क्सवाद से प्रभावित जो आलोचक हैं वो वर्ग संघर्ष की बात लेकर आते हैं,
और इस प्रकार जब हम देखते हैं तो धीरे धीरे जो विभिन्न दृष्टियां और शैलीगत प्रवृत्तियां वहाँ इतिहास लेखन में दिखाई देती है, लेकिन जो निचोड़ है कि इतिहास में क्या होना चाहिए, तो वहाँ सृजनात्मकता की, सृजन शक्ति की बात की जाती है, जिसमें जो साहित्यकार का पार्थिव और उसका व्यक्तित्व कैसा रहा है। परंपराओं की बात की जाती है, परंपरा में साहित्यिक परंपरा और सांस्कृतिक परंपरा की बात की जाएगी। इसी दृष्टि से वातावरण, परिवेश कैसा रहा है, संघर्ष, द्वंद्व की बात की जाएगी, द्वंद्व कैसा रहा है वहाँ पर, और संतुलन की बात की अंततः किस तरह एक परिवेश का निर्माण होता है, किस तरह सिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ पर आता है, ये सारी बात इतिहास लेखन में मिलती है। तो परंपरा और युगीन वातावरण के अंतर विरोध में जहाँ द्वंद्व होता है, वहीं पर साहित्य के विभिन्न आंदोलन, विभिन्न प्रवृत्तियां, विभिन्न धाराएं गति पाती है और साहित्य का विकास होता है। तो ये साहित्य के संबंध में, साहित्य लेखन के संबंध में भारतीय और पाश्चात्य दृष्टियां जो रही है, उसके संबंध में आज हमने बात की है। आने वाली कक्षा में हम साहित्य इतिहास की बात करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा पर बात करेंगे, जिस पर सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।